नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज महाराष्ट्र के बारामती में अदानी, शरद पवार और अजीत पवार के बीच में एक खिचड़ी पक रही है। और खिचड़ी पकना इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इसमें एक दो तीन मैसेजेस हैं। पहली बात तो ये कि शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन करने आज गौतम अडानी, शरद पवार और अजीत पवार एक ही मंच पर नजर आए। बारामती में ये इंसिडेंट था। बारामती जो कि शरद पवार की कंस्टिट्यूएंसी मानी जाती है, वहां पर गौतम अडानी, शरद पवार और अजीत पवार एक साथ एक मंच पर नजर आए। सुप्रिया सूले ने तो ऐसी जमकर तारीफ की कि उन्होंने ये कहा कि बचपन से अगर मुझे मेरी गलतियों पर मुझे कोई डांटता था तो वो थे गौतम अडानी। अब अदानी ग्रुप ने क्या ट्वीट एक लिखा है इस इंसिडेंट को लेकर, उसको भी पढ़ के बता देते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंस्टीट्यूट है जो शरद पवार ने खोला है और उसके लिए अदानी ने 25 करोड़ रुपए डोनेशन में भी दिए हैं। देखिए अदानी ग्रुप ने क्या लिखा है। द एज ऑफ इंटेलिजेंस विल नॉट बी बोरोड, इट विल बी बिल्ट इन इंडिया। एट द इनॉग्रेशन ऑफ द विद्या प्रतिष्ठान शरद चंद Pawar, an Artificial Intelligence Center of Excellence, Gautam Adani called on young India to lead the next chapter of nation building through foundational AI capability. As technology reshapes economies and power structures, the shift must be from adoption to capability. उसके बाद उन्होंने लिखा कि the center will serve as a platform where education, industry, and national purpose converge, enabling students and researchers to build solutions for India's transformation. From AI and data systems to real world applications, the intent is clear: to create knowledge, not merely consume it. Future India and its relationship with AI will belong to those who choose to build the capability. अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स। कई लोग ये कह रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार अब एक साथ आने वाले हैं। अदानी ने इस इवेंट को आज अटेंड किया और वो एक बहाना था। तो क्या अदानी शरद पवार और अजीत पवार को एक साथ लेकर आए हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अदानी ने 25 करोड़ दिए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अदानी के पास इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे कि वो 25 करोड़ रुपए शरद पवार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दे देंगे। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब एक नया इंटरेस्ट जग रहा है? उनका तो हर दिन हर नए फील्ड में गौतम अदानी का एक नया इंटरेस्ट जग जाता है। तो दूसरा ये है। और तीसरा ये कि क्या मोदी जी इन चीजों को देखकर क्या नर्वस हो रहे हैं? राहुल गांधी की इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है जब शरद पवार और अदानी एक साथ दिख रहे हैं? ये सारी आज सवाल सबके सामने है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और उन तस्वीरों को दिखाइएगा सागर। उन तस्वीरों को मैं दिखाना चाहती हूँ, अगर आपने डाउनलोड किया हो। ये वो तस्वीर है आज इनॉग्रेशन के समय। आप गौतम अदानी को देख सकते हैं, बीच में है शरद पवार और अजीत पवार, दोनों साथ में है। सुप्रिया सूले में नजर नहीं आ रही है, लेकिन साइड में खड़ी हुई है वो भी। और आज इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुभ आरंभ गौतम अदानी के हाथों हुआ है। इसके क्या मायने हैं? इन तस्वीरों को अगर हम देखें तो इसके क्या मायने हैं सिद्धार्थ जी? जी, इसका मायने सीधा सीधा यह है कि कोई भी जो उद्योगपति होता है, वो उद्योगपति एक तरह का जुआरी होता है। कोई भी जुआरी किसी एक घोड़े पर अपना पूरा दाव नहीं लगाता। वो जितने रेस में घोड़े दौड़ रहे होते हैं, सभी घोड़ों पर थोड़ा थोड़ा दाव लगाता है। किसी घोड़े पर ज्यादा, जिसको लगता है कि वो जीतने की संभावना ज्यादा है, उस पर ज्यादा दाव लगाएगा। लेकिन वो ये भी जानता है कि रेस में कोई दूसरा घोड़ा भी जीत सकता है, तो इसीलिए वो सब पे दाव लगाते हैं। इंग्लिश में इसे हेजिंग द बेट्स कहा जाता है। मतलब एक ही जगह दाव लगाओ, अगर वो दाव हार गए तब तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरे ख्याल से हमको ये पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी उद्योगपति हैं, इसका एक उदाहरण है। अभी 2-4 दिन पहले इलेक्ट्रल ट्रस्ट के नाम से एक घोटाला का एक घोटाला तो नहीं, एक खुलासा हुआ था, जिसमें कि पता लगा कि 80% इलेक्ट्रल ट्रस्ट का, खास करके टाटा इलेक्ट्रल ट्रस्ट का पैसा बीजेपी को चंदे में जा रहा है। लेकिन 80% बीजेपी को जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत दूसरों को भी जा रहा है। इसका मतलब जो टाटा नाम का इलेक्ट्रल ट्रस्ट है, वो केवल बीजेपी को ही चंदा नहीं देता है, वो दूसरों को भी चंदा देता है। तो गौतम अदानी के बारे में हमें यह ध्यान में रखना है कि जब से दो चीजें हुई अदानी के साथ, एक हिंडनबर्ग का खुलासा हो गया और दूसरा जो अमेरिका में इनके ऊपर एक केस हो गया, उसके चलते इनका वैश्विक व्यापार, जिसे कहते हैं ना ग्लोबल ब्रांड वैल्यू, वो काफी मार खाई है।
ये हिंडनबर्ग और अमेरिका में जो इनके ऊपर केस हुआ था, उससे पहले इनकी जो कुल इनकी संपत्ति कहिए, या उसको इंग्लिश में नेटवर्थ कहा जाता है, हिंदी में सामान्य भाषा में उसे औकात कहा जाता है, वो औकात 10,000 करोड़ की थी, वो अचानक अब 5,000 करोड़ से कम की हो गई है। तो ऐसे में इनके ऊपर अब बहुत ज्यादा दबाव है कि वो व्यापार दुनिया भर में तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि दुनिया के वर्ल्ड मार्केट में ब्रांड वैल्यू उनकी कम है, लेकिन इतना बड़ा व्यापार है, उनको कहीं ना कहीं बढ़ाना है। बढ़ाना कहाँ है? तो भारत में बढ़ाना है। अब दिक्कत ये आती है कि भारत में जब आप कहीं पर भी व्यापार करना चाहिएगा, तो कोई भी उद्योगपति के लिए व्यापार करने के लिए सबसे पहली उसकी जरूरत पड़ती है, उसको जमीन की जरूरत पड़ती है। हवा में तो कोई उद्योग लगता नहीं है, जमीन में उद्योग लगेगा। अब जब जमीन में उद्योग लगेगा, तो वो जमीन सरकारों के पास नहीं होती। ध्यान में रखिएगा सर, जब जमीनें सरकार के पास नहीं होती है, जमीन लोगों के पास होती है, गरीबों के पास होती है, वो किसानों के पास होती है। अब वो जब जमीन आप औने पौने दाम पर, कम दाम में आप लेना चाहेंगे, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले इसमें असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक हियरिंग हो रही थी, जिसमें कि सरकार ने कहा, असम सरकार ने, कि हमने अदानी को 3,000 एकड़ जमीन दी है। तो जज साहब बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि आप एकड़ में जमीन दे रहे हो या पूरा का पूरा जिला दे रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी उद्योगपति होता है, उसको जमीन की जरूरत पड़ती है, और जो जमीन होती है वो गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि सरकार के पास होती है। वो जमीन की मलकियत जो होती है वो स्थानीय लोगों की होती है। अब स्थानीय लोगों से वो जमीन जब आपको लेना है, तो स्थानीय लोगों में जो स्थानीय नेता होता है, वो स्थानीय नेताओं को आप अपने साथ रखना आपकी मजबूरी हो जाती है। इसीलिए भाजपा जितना चाहे कहे, कुल मिला के भारत में सभी विधानसभाओं के एमएलए की संख्या जोड़ लीजिए तो 4,131 है। तो चलिए 4,200 मान लेते हैं। 4,200 जो भारत भर में एमएलए हैं, उसमें आज की तारीख में बीजेपी के पास केवल 1,650 एमएलए हैं। इसका मतलब 2,400 एमएलए बीजेपी में नहीं है। तो अब ये जो एमएलए होते हैं, वो अपने क्षेत्र के 50 लाख, करीब करीब 2 लाख नागरिकों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मान लीजिए आपको कहीं पर एक जमीन चाहिए, वो जमीन भाजपा सरकार के पास नहीं है, वो जमीन वहां पर ऐसी जगह पर है जहां पर कि दूसरा कोई दल का, किसी दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति वहां पर एमएलए है। तो आप जब तक उस एमएलए को, उस राजनीतिक दल को अपने साथ नहीं रखोगे, आपको जमीन नहीं मिलेगी, और जमीन नहीं मिलेगी तो उद्योगपति अपनी फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा, उद्योग नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए अदानी के पास अब, वो अदानी हो या टाटा का इलेक्ट्रल ट्रस्ट हो, आप कहीं पर भी देखिए, अब इनके ऊपर ये मजबूरी आ गई है कि ये केवल और केवल बीजेपी के ही साथ न रहें, बीजेपी के अलावा भी इनका इन्वेस्टमेंट, इनका निवेश करना इनकी अब नहीं, तो मजबूरी है, आप ये क्योंकि इनको कहते जमीन हैं, चाहिए। नहीं तो ये जो तस्वीर है, आप ये कह रहे हैं कि क्या अदानी निहायती मजबूर लग रहे हैं, और अब ये केवल और केवल, जैसे कहते हैं कि यू कांट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, तो अभी तक केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के साथ अदानी नजर आते थे, तो अब क्या वो सारे अपने ऑप्शंस को वे करके चल रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे कांग्रेस के साथ भी रहना है, मुझे एनसीपी के साथ भी रहना है, मुझे हर दल के साथ रहना है। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में भी वो दिखे थे। तो इसका मतलब ये है कि क्या अदानी की ये मजबूरी है, अब उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो तो शरद पवार को 25 करोड़ उन्होंने दिए इस इंस्टीट्यूट के लिए। देखिए 25 करोड़ तो दिए हैं किसी संस्था को, 5,000 करोड़ के अदानी हैं, कुल मिला के ऊंट के मुंह में जीरा है। 25 करोड़ किसी एक संस्था को उन्होंने दिए हैं, शरद पवार को नहीं दिए हैं। शरद पवार का जो संस्था है उसको दिए हैं। उसके बदले वो जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लगाने वाले हैं, जो कंपनी वहां पर लगाएंगे, वो तो जमीन पर ही लगाएंगे ना, वो तो हवा में नहीं लगाएंगे, और वो लगाएंगे बारामती में। और मुझे बताइए, बारामती में किसका चलता है? बीजेपी का चलता है क्या? वहां पर नरेंद्र मोदी जी का चलता है क्या? वहां पे अमित शाह का चलता है क्या? वहां पे हेमंत बिश्व शर्मा का चलता है क्या? वहां पर नितिन नवीन का चलता है क्या? नहीं, वहां पर तो शरद पवार का चलता है, और शरद पवार के एमएलए लोगों का चलता है। अब जब तक वो जमीन उनको नहीं मिलेगी, 25 करोड़ रुपया तो उन्होंने एक संस्था को, शरद पवार के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को दान दिया, लेकिन उसके बदले उनको सैकड़ों एकड़ जो जमीन मिलने वाली है, जो कि सैकड़ों सैकड़ों करोड़ की होने वाली है, वो तो उनको तभी मिलेगी ना जब वहां के स्थानीय जो एमएलए हैं वो इस चीज में ऑन बोर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, वो इनके साथ ऑन बोर्ड हो। नहीं तो हमें पता है अरावली में ये लोग कुछ करने गए, वहां के स्थानीय लोग हल्ला हंगामा कर दिए। इन लोगों ने ये भागलपुर में एक 1,000 एकड़ बिहार सरकार ने जमीन दे दी, वहां पर आम के खेत थे, आम के पेड़ थे, वहां के स्थानीय नागरिक हल्ला हंगामा करने लग गए।
तो हमें पता है कि उद्योगपतियों को जमीन की जरूरत होती है, और जमीन की जब जरूरत होती है तो वो जमीन तभी मिलती है जब स्थानीय लोग वो जमीन खुशी खुशी दें, या किसी भी कारण से स्थानीय लोग उसमें विवाद ना करें। और स्थानीय लोगों का नेता कौन होता है? स्थानीय लोगों का नेता स्थानीय विधायक होता है। हर 2 लाख लोगों के ऊपर स्थानीय विधायक नेता होता है। और इस देश में स्थानीय विधायकों की संख्या देखिए तो बीजेपी के विधायक कम है। कुल मिला के इस देश में 1657 ही बीजेपी के विधायक हैं। 2200-2300 विधायक बीजेपी के बाहर के विधायक हैं, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो एनसीपी के हो, चाहे 100 सैकड़ों विधायक, 230 विधायक ममता बनर्जी के पास हैं, 90 विधायक आम आदमी के पार्टी के पास पंजाब में है, 100 विधायक अखिलेश के पास यूपी में है, 140 विधायक तमिलनाडु में है। तो ये जब तक उन विधायकों को अपने साथ नहीं ले पाएंगे तब तक ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देखिए आने वाले समय में क्षेत्रीय दल, और जो विधायक होते हैं ज्यादातर वो क्षेत्रीय दलों से जीत के आते हैं, तो क्षेत्रीय दल के जो नेता होते हैं, क्षेत्रीय दल के जो क्षत्रप होते हैं, अदानी हो या कोई भी उद्योगपति हो, उनके साथ निकटता बढ़ाएंगे, ताकि उनके कहने पर उनका जो वहां का स्थानीय लोकल एमएलए है वो अपने क्या कहते हैं अपने उनका जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उसके नेतृत्व के कहने पर वहां की स्थानीय जनता को समझा बुझा के जिस भी कारण से, जिस भी तरह से वो जो वहां पर जमीन दी जाएगी, जो जिस जमीन पर वहां पर उनकी फैक्ट्री या कुछ लगेगी, उसमें स्थानीय लोग हल्ला हंगामा न करें। इसका एक ताजा उदाहरण आपको बताते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण बताया। बेंगलोर में हमें पता है, बेंगलोर एक बहुत सुंदर शहर है, मौसम की दृष्टि से भी आईटी बीटी का भारत का एक तरह से वो राजधानी कही जाती है, लेकिन बेंगलोर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्याएं हैं। तो ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए वर्तमान ये जो कर्नाटक में सरकार है, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार है, उसने एक प्लान बनाया कि पूरे बेंगलोर में अंडरग्राउंड हम एक टनल बनाएंगे, मतलब रोड बनाएंगे जो कि टनल होगा। अब वो हजारों करोड़ का वो टनल का प्रोजेक्ट है। तो आपको पता है, कल ही अखबार में बेंगलोर में छपा था कि सबसे बेहतरीन उसमें जो ठेका, मतलब क्या कहते हैं, बिड था। बिड का मतलब सबसे बेहतरीन जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया था वो अदानी ने दिया था। अब वहां पर तो कोई बीजेपी नहीं है। अब मान लीजिए अदानी को बेंगलोर में आके टनल बनाना है, तो मोदी जी के कहने पर तो बेंगलोर की जनता जमीन नहीं देगी ना, शाह जी के कहने पर तो नहीं देगी ना, लेकिन सिद्धरामैया के कहने पर दे देगी, डीके शिव कुमार के कहने पर दे देगी। तो ये उनकी मजबूरी भी है। सिद्धार्थ, मजबूरी तो है, लेकिन जो चेंजिंग पॉलिटिकल इक्वेशंस नजर आ रहे हैं अजीत पवार और शरद पवार के बीच में, ये भी कहा जा रहा है कि अब ये दोनों का अलायंस वापस हो रहा है, कि कांग्रेस के लिए कितनी चिंता का सबब है। और राहुल गांधी जो हमेशा अदानी को अपोज करते आते हैं, अब क्या राहुल गांधी शरद पवार को अपोज करेंगे? क्या करेंगे राहुल गांधी? जी, मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल किसी उद्योगपति का जब विरोध करता है तो उद्योगपति का व्यक्तिगत विरोध नहीं होता। उस उद्योगपति को कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा नेपोटिज्म जिसे कहा जाता है, भाई भतीजावाद जिसे कहा जाता है, उसको जो अलग से कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके प्रति जो पक्षपात किया जाता है, उस नीति का विरोध होता है। किसी को भी उद्योगपति से कोई विरोध नहीं होता। मेरे जेब में एक 500 रुपए का नोट है, अब मैं 500 रुपए निकालूं, ये हो सकता है 1 घंटा पहले ये नोट किसी गलत आदमी के हाथ में था, लेकिन उससे मेरा क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास है तो वो ठीक ठाक चीज है। तो मेरे ख्याल से भारत में कोई भी राजनेता किसी भी उद्योगपति की आलोचना करता है तो ध्यान में रखिएगा, वो उद्योगपति की व्यक्तिगत आलोचना नहीं होती। उस उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा जो फेवरेटिज्म दिया जाता है, पक्षपात दिया जाता है, वो पक्षपात का विरोध होता है। इसीलिए जो राहुल गांधी के क्या कहते हैं अदानी के खिलाफ बात करते हैं, उन्हीं की सरकार कर्नाटक में अदानी से क्या कहते हैं टेंडर भी, अदानी ने टेंडर भरा है कि बेंगलोर में सबसे ये क्या कहते हैं एक टनल रोड बनाएंगे, और सबसे कम का ठेका उन्होंने दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हमको अब समझना है कि जो दर्शक होते हैं, जनगण मन के दर्शक हैं, या हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोगों को राजनीति में काफी रुचि रहती है। तो राजनीति में रुचि और क्रिकेट में रुचि एक तरह से दोनों के अंदर समानता है। तो हम एक क्या कहते हैं क्रिकेट फैन के नाते, क्रिकेट प्रेमी के नाते जिस नजरिए से क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट खेलता है वो उस नजरिए से खेलता नहीं, उसमें वो थोड़ी बारीकी में जाता है। आप अगर विराट कोहली को पूछिए तो मेरी तरह क्रिकेट नहीं देखता है, वो देखता है पिच देखता है, स्पिन देखता है, बॉलर कौन है देखता है, प्रैक्टिस देखता है कि बुरा ग्राउंड कितना बड़ा है देखता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी भारत में उद्योगपति हैं और आपके हमारे जैसे जो या जनगण मन के दर्शक हैं, वो राजनीति को अलग ढंग से देखते हैं। उद्योगपति जानते हैं कि इस देश में कोई भाजपा कहती है कि हम 400 पार हैं, हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, लेकिन वो जानती है
कि भारत में जमीन, जो उद्योगपतियों को कोई भी उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन स्थानीय लोगों के हाथ में रहती है, सरकार के हाथ में कोई जमीन होती नहीं है। अगर सरकार के हाथ में भी है, अगर स्थानीय लोग उससे नाराज हो जाते हैं तो सरकार वो जमीन दे नहीं पाती। अरावली का किस्सा हम देख रहे हैं, अरावली में सरकार ने तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन जब आज जा रहे हैं लोग तो लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो उद्योगपति हैं, इनको जब सस्ते में जमीन चाहिए होती है तो ये वहां के स्थानीय विधायकों को पटाने की कोशिश करते हैं, ताकि स्थानीय विधायक, कम से कम वहां के स्थानीय 2 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो स्थानीय विधायक इनके साथ रहेंगे तो कम से कम इनको वो जमीन मिल जाएगी। और भारत में जो 4131 कुल मिला के भारत में विधायक हैं, उसमें भाजपा में केवल 1657 है, कुल मिला 1631 हैं, बाकी 2200 से ज्यादा, 2300 से ज्यादा विधायक भाजपा में नहीं है। तो मेरे ख्याल से अदानी इस चीज को जानते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि अदानी की अपनी एक मजबूरी भी है, उनका जो वैश्विक ग्लोबल ब्रांड वैल्यू है वो काफी घटा है। अब वो कहीं दुनिया में जाके निवेश करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो हाथी इतना बड़ा हो गया है तो कुछ ना कुछ तो चारा खाएगा। ईख नहीं खाएगा तो घास ही खाएगा, लेकिन भूखा तो नहीं रह पाएगा। तो हाथी जितना बड़ा है तो उसको चारा भी तो चाहिए। अगर ईख मिल जाए तो अच्छी बात है, नारियल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कटहल भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब नहीं मिले तो कम से कम सूखी घास तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए अदानी जान रहे हैं कि भारत में उनको अगर टिकना है तो भारत के कुछ बहुत बड़े बड़े राज्य हैं और बहुत ही औद्योगिक रूप से बहुत विकसित राज्य हैं, जहां पर कि आज भाजपा से ज्यादा गैर भाजपाइयों की चलती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, तमिलनाडु हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, मतलब काफी वहां पर उद्योग है, वहां पर तो भाजपा नहीं है। कर्नाटक, कर्नाटक बहुत ही ज्यादा औद्योगिक राज्य है, कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार नहीं है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भले सरकार भाजपा के नाम के लिए हो, लेकिन आप महाराष्ट्र की राजनीति देखिए तो क्षेत्रीय दलों का वहां पर बोलबाला है। बारामती में जाइएगा तो किसी की भी सरकार देश में हो, बारामती में अगर शरद पवार और एनसीपी के चाहे बिना आप कोई काम कर सकते हैं क्या? वहां पर तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। तो और बंगाल, बंगाल जितना बड़ा राज्य है, तो बंगाल में आप क्या क्या समझते हैं कि वहां तो बीजेपी उतनी ज्यादा ताकतवर है नहीं। तो बीजेपी जहां ताकतवर नहीं है वहां पर भी तो अदानी को व्यापार लगाना है, वहां पर भी तो वो देश, वो भी तो राज्य औद्योगिक है। तमिलनाडु भी तो औद्योगिक है, कर्नाटक भी तो बहुत सारा बहुत विकसित है। तो वहां पर जब अदानी को पैसा लगाना होगा तो वहां की जो सरकार होगी, वहां के जो स्थानीय लोग होंगे, सत्ता जिसके पास होगी, जो लोगों को उनके खिलाफ विरोध करने से रोक सकता है, उसको साथ लेके चलना उनकी मजबूरी हो जाती है। इसके अलावा मजबूरी है और ये काम वो करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि ये जो मजे की बात यह है कि मैं अभी हिंदुस्तान टाइम्स में स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें कि गौतम अदानी ने शरद पवार को अपना मेंटोर बताया है कि भाई वो हमारे मेंटोर है। मैं उसको पढ़ रही हूँ। अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी on Sunday described NCP chief Sharad Pawar as his mentor, lauding the veteran leader's vision and role in shaping India's rural and agricultural transformation during an event in Baramati। इसी इवेंट में बोल रहे थे और इसी इवेंट में उन्होंने बोला कि सम, अदानी ने ये भी कहा कि some places go beyond being mere points on the map and become symbols of progress and limitless potential. Baramati stands as a transformation made possible by the vision of an extraordinary leader, my mentor शरद चंद्र पवार। और वही जो उनका शरद चंद्र पवार सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्घाटन के समय उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बारामती इज अ लिविंग ब्लूप्रिंट फॉर द होल ऑफ भारत। अदानी ने ये भी कहा एंड उन्होंने कहा कि पवार साहब्स लीडरशिप हैज शेप्ड इंडियाज एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, कोऑपरेटिव्स एंड द रूरल इकोनॉमी। मतलब इतनी तारीफ जमकर बरसाई है कि आज मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि अदानी को हुआ क्या है। तो आज ये माजरा आपको कुल मिलाकर क्या लगता है? एक आम आदमी आज जब इस तस्वीर को देखेगा वो 2-3 तरीके से चीजें समझेगा। उन्हीं को अगर आप पॉइंट्स में अगर 1-2 करके बताएं, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा। जी सिद्धार्थ। एक तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि बीजेपी अदानी को चलाती है, अदानी बीजेपी को चलाती है, इतना बिल्कुल स्पष्ट रहिए। क्योंकि बीजेपी अगर अदानी को चलाती तो अदानी आज बीजेपी के विरोधी शरद पवार के खेमे में जाके नहीं दिख रहे होते, लेकिन वो दिख रहे हैं। इसका मतलब ही है कि उल्टा है, बीजेपी को अदानी चलाते हैं। अदानी के अर्थव्यवस्था, अदानी के जो चंदे हैं या अदानी के जो पैसे हैं उस पर भाजपा बहुत ज्यादा निर्भर है। और अदानी क्योंकि इतना उनके पास पैसा है कि वो सिर्फ बीजेपी को नहीं देते, उनको अपना व्यापार करना है। दूसरी बात, अगर अदानी आज इतने अच्छी बातें कर रहे थे शरद पवार जी के बारे में, शरद पवार जी के भी परिवार में लोग बोल रहे थे कि बचपन में हमको अदानी डांटते थे, अगर आपका इतना अच्छा संबंध था
तो पिछले 11 साल में ये संबंध बाहर क्यों नहीं आया? आज ही क्यों बाहर आया? इतने दिन तक काहे के लिए आप बाहर नहीं आए? ये जो आज कहीं पर क्या कहते हैं, एआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या कुछ आप बनाने वाले हैं, जिसके लिए शरद पवार जी आपके पारिवारिक मित्र होने के चलते आप 2025 में आप बारामती पे पहुंचे। आप 2014 में क्यों नहीं पहुंचे थे? 2016 में क्यों नहीं पहुंचे थे? क्योंकि तब तक आपको लग रहा था भारत का जो इकोसिस्टम है, जो व्यापारिक उद्योग घराने हैं, जो गोदी मीडिया है, जिसको कि मैं बीजेपी का इकोसिस्टम कहता हूं, उनका ये मानना था कि बीजेपी का तो रथ ऐसा चल रहा है कि ये तो 400 पार आ जाएगी, भाजपा इतने ज्यादा भाजपा के एमएलए हो जाएंगे कि हमको फिर किसी अलग एमएलए से बात करने की जरूरत नहीं होगी। भाजपा के नेता से बात कर लो, टॉप नेता से बात कर लो, सारे एमएलए तो नीचे भाजपा के ही रहेंगे। लेकिन पिछले साल के लोकसभा चुनाव में पहले तो भाजपा के एमपी घट गए, दूसरी बात क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ते जा रही है। आप देखिए, क्षेत्रीय दल चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा का समर्थक क्षेत्रीय दल हो या भाजपा का विरोधी हो, क्षेत्रीय दल मजबूत होके उभर रहे हैं। नीतीश कुमार 1 साल 6 महीना पहले तक उनको 45 सीटें थी, आज 85 सीट हो गई। इसका मतलब क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल के नाते उनकी ताकत बढ़ रही है। तो क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ती है और कोई भी उद्योगपति ये नहीं चाहता अंदर से कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ेगी तो उनको उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों को जाके कुछ रखना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि एक बार 400 पार आ जाए, बीजेपी को सारा सीट आ जाए, तो हमें फिर बीजेपी के किसी एमएलए से, स्थानीय लोगों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईकमांड के पास जाओ, हाईकमांड को कहो हमको ये जमीन दे दो, वो दिलवा देगा आपको। किसी से वहां पर स्थानीय लोगों से बात ही करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझिए, ये जो बीजेपी का इकोसिस्टम जब कहता है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा विजय रथ है, वो एक बुलडोजर है, वो चल रहा है, वो भारत के ऊपर पूरी की पूरी तरह से मतलब परचम लहरा देगा, 400 पार का नारा देते हैं, वो इसीलिए देते हैं ताकि वहां पर क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाए। और हर जगह बीजेपी अगर जीत के आ जाती है तो फिर बीजेपी के जीत के भी अगर बीजेपी का एमएलए आता है तो वो तो ताकतवर होता नहीं है। ताकत तो बीजेपी की सारी की सारी ताकत हाईकमांड के पास होती है। उस समय मान लीजिए मैं एक कल्पना के लिए कहता हूं, बारामती में शरद पवार के बदले अगर बीजेपी ही ये सब चुनाव जीत गई होती, बारामती के सभी सीटों पर मान लीजिए बीजेपी ही जीती होती, एनसीपी और शरद पवार नहीं जीते होते, तो आप बताइए आज अदानी बारामती में आके शरद पवार के कार्यक्रम में जाते हैं या सीधे लोक कल्याण मार्ग में जाते और कहते कि हमको बारामती नाम की एक जगह में हमको 25 एकड़ जमीन चाहिए, आप हमको दे दीजिए, हम कर लेंगे। उनको बारामती आने की जरूरत ही नहीं थी, बारामती के एमएलए से मिलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समस्या यह है कि बारामती में शरद पवार का चलता है, बगल में आंध्र प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में चंद्रबाबू नायडू का चलता है, नीचे कर्नाटक में आएंगे तो कहीं पे खड़गे जी का चलता है, कहीं पे सिद्धरामैया का चलता है, कहीं पे डीके शिव कुमार का चलता है। लेकिन हम इसको कैसे समझे? क्या अदानी शरद पवार के साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस करना चाह रहे हैं और इस वजह से उन्होंने 25 करोड़ दिए? क्या मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है, या फिर ये पूरा जो तस्वीर है ये इतनी सिंपल नहीं है? नहीं, इसमें ये तस्वीर, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कोई खास बात नहीं होती है। व्यापारी रोज व्यापार करता है, उसको लाभ कमाना होता है। आज की तारीख में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनको लगता है कि लाभ होगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे। लेकिन अगर 5 साल के बाद वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदले उनको मालूम पड़ेगा कि संतरा ज्यादा बेचने से फायदा होने वाला है, तो वहीं उसी फैक्ट्री के अंदर फिर संतरे बनने लग जाएंगे, संतरे का जूस बनने लग जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि अदानी को जमीन चाहिए। कोई भी व्यापारी होगा, आपको एक छोटी सी दुकान भी लगानी हो तो आपको कहीं ना कहीं टोकरी लेके भी खड़ी होना है, तो सड़क पे जमीन तो चाहिए ना। नहीं, इसका मतलब ये पूरा जमीन का खेल है। उनको शरद पवार से ढेर सारी बारामती में जमीन चाहिए और इसी वजह से उन्होंने एक छोटा सा जेस्चर, जो उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, 25 करोड़ की कोई ज्यादा बड़ी रकम अदानी के लिए नहीं है, लेकिन जमीन चाहते हैं वो शरद पवार से। क्या ये है असली खेल? जी, आप में से कोई भी दर्शक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन में गूगल सर्च है करके देखिए, कुल भारत में जितनी भी जमीन है उसका अगर आप वैल्यूएशन कीजिए, मतलब उसकी कीमत निकालिए, तो वो है करीब करीब 400 लाख करोड़। फिर से बोल रहा हूं, 400 लाख करोड़ रुपए की भारत की पूरी जमीन है। पूरी भारत की जमीन का जो वैल्यू है वो 400 लाख करोड़ है। और आपको पता है पूरे भारत के केंद्र सरकार का 1 साल का जो पूरा का पूरा उसके पास आमद है, रेवेन्यू जिसे कहते हैं, उसका जो इनकम है वो है करीब केवल 25 लाख करोड़। मतलब 25 लाख करोड़
16 गुना ज्यादा, मतलब भारत सरकार एक साल में जितना पैसा कमाती है उससे 16 गुना ज्यादा इस देश में जमीन की कीमत है। तो ध्यान में रखिएगा, पैसा जो होता है, पैसा आज मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मैं 10 साल तक वो 100 रुपए का नोट रखे रहूं और 10 साल के बाद निकालूं तो वो 100 रुपए का नोट, रुपए तो 100 रहेंगे लेकिन उसका मूल्य कम हो जाएगा, उसमें मैं सामान कम खरीद पाऊंगा। लेकिन जमीन के साथ उल्टा होता है। 10 साल के लिए आप कोई जमीन छोड़ दीजिए, आप अगर आज 1 लाख में जमीन खरीदे हैं, 10 साल के बाद वो जमीन 50 लाख की हो जाती है। तो ये कोई भी उद्योगपति होता है, उद्योगपति तो छोड़ दीजिए, आप एक रेहड़ी पेटरी वाले, एक छोटा सा गरीब आदमी अगर समोसे का भी एक दुकान लगाना है ना उसको, तो कहीं ना कहीं फुटपाथ पर 3 बाई 3 का उसको जगह तो चाहिए, जमीन पर तो खड़ा होगा ना। तो एक समोसे वाले को अगर 3 बाई 3 की जगह चाहिए, तो सोचिए अदानी जितना बड़ा हाथी है तो उसको कम से कम 300-400 एकड़ जमीन चाहिए, और 300-400 एकड़ जमीन अगर बारामती में चाहिए तो मोदी जी नहीं दिलवा सकते हैं, शाह जी नहीं दिलवा सकते हैं, फडणवीस साहब नहीं दिलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बारामती में चलता तो शरद पवार का है, तो शरद पवार जी को खुश रखना उनकी मजबूरी है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।